हेलो दोस्तों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 2, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? पुष्पी पातकों की आकारिकी, पुष्पी पातकों का शरीर और प्राणियों की संरचनात्मक गठन। यानी इस इकाई में हम 3 चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। अब आगे ये इसमें क्या है कि कैतरान एसाप के बारे में पता रखा। कैतरान एसाप के बारे में इसमें क्या है कि जनरली कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए कैतरान एसाप क्या है। लेकिन इसमें एक ही हो सकता है, कर्ली टाइप वायरस पौधों के आनार और फ्लोएम तक से फैलता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में आपको मिलने के चांसेस हैं, यानी कर्लीटॉप वायरस और इससे फैलता है, ये वाला आपको मिलने का चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैतरान एसाप ने क्या क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपने रूस और जर्मनी में कृषि विज्ञान और अध्ययन किया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1931 में डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। उन्हें प्रारंभिक प्रकाशों में ये बताया है कि कर्ली टॉप वायरस पौधों में आहार नाल और फ्लोएम ऊतक द्वारा फैलता है। और डॉक्टर एसाप की 1954 में प्रकाशित पादप शरीर यानी प्लांट एनाटॉमी एक परिवर्तनात्मक और विकासात्मक उपागम को अपनाया, जिसमें पादप संरचना के बारे में समझ व्यापक हुई और पूरे विश्व में अतः प्रभाव छोड़ा। सीधे सीधे इस विज्ञान पूर्णांतरण ला दिया था। और 1960 में कैथरीन एसाप की एनाटॉमी ऑफ सीड्स प्लांट, यानी ये एक बुक है इसकी, क्या कि एनाटॉमी ऑफ सीड्स प्लांट्स, बीज पादपों की शारीरिक, जो प्रकाशित हुई थी। इसको क्या था, एक साइक्लोपीडिया इसका विश्वकोश के संबोधित किया गया है। ठीक है, और वेस्टर ऑफ द प्लांट बायोलॉजी बोला गया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये क्या है, कभी कभी एमसीक्यू में डालने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो जनरली अपर लेवल पर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस सम्मानीय पुरस्कार अतिरिक्त यूएसए राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 1989 नेशनल मेडल ऑफ साइंस प्राप्त किया। 1997 में कैथरीन एसाप मृत्यु गोद में समा गए, तब मिसूरी बॉटनिक गार्डन एनरोमी मॉर्फोलॉजी के निदेशक पीटर लेनेम ने याद करते हुए कहा कि वे 99 वर्षों की आयु तक पादप जीव विज्ञान के क्षेत्रों में परिपूर्ण प्रवृत्ति युक्त बनी रही। ठीक है, अब इससे आगे क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पुष्पी पातकों की आकारिकी का चैप्टर। ठीक है, पुष्पी पातकों यानी एंजियोस्पर्म की आकारी और बाह्य संरचना में बहुत विविधता पाई जाती है। फिर भी इन उच्च पातकों का विशाल समूह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इन उच्च पातों मूल, स्तंभ, पत्तियां, पुष्प, फलों की उपस्थिति का मुख्य अभिलक्षण है पुष्पी पातों। ठीक है, क्योंकि अपन ने सारे पढ़ लिए, ब्रायोपाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल, जिम्नोस्पर्म पढ़ लिए, और हम अब एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं, है ना। हमने अध्याय 2 और 3 में हमने पौधों के वर्गीकरण विषय में अध्ययन किया, जो कि आकारिकी और अन्य अभिलक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण उच्च पातकों को भलीभांति समझने के लिए और सभी जीवों के लिए हमें संबंध मानक वैज्ञानिक शब्दावली और मानक परिभाषाओं को ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम विभिन्न पातकों की विविधता, जो पौधों में पर्यावरण के अनुकूल का परिणाम है, में विभिन्न आवासों के प्रति अनुकूलन, संरक्षण, चढ़ना, संचयन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि आप खरपतवार को उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे उन सभी में मूल, तना, पत्तियां होती हैं और उनमें फूल फल भी लगे होते हैं। पुष्पी पातों का भूमिगत भाग मूल तंत्र और ऊपरी भाग को प्रो बोला जाता है। यानी यहाँ पर क्या चीज आ गई कि एक क्या होता है पुष्पी पातकों का, क्या है, एक तो ये है कि यानी ये जो भूमि से ऊपर, यानी ये भूमि से ऊपर वालों को क्या बोला था, प्रहो तंत्र बोला जाता है इसको। ठीक है, प्रहो तंत्र बोला, और इसके मूल तंत्र बोला जाता है। यानी दो प्रकार के तंत्र, एक प्रहो तंत्र जो भूमि से ऊपर होता है उसको प्रहो तंत्र बोला है, और जो भूमि से नीचे होता है उसको मूल तंत्र बोला जाता है। अब इसमें इसमें क्या क्या है देखो, अब इसमें क्या है, एक तो पुष्प लगा होता है प्रेरो तंत्र में, प्रेरो तंत्र फल लगा होता है, प्रेरो में तना होता है, कलिका होती है, नोट्स, इंटरनोट्स, सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम दे के पूछ सकता है कि ये क्या क्या चीजें है ना। और एक ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये क्या, प्रेरो तंत्र। ठीक है, ये क्या, प्रेरो प्रेरो तंत्र। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी बनने के चांसेस है कि प्रेरो तंत्र में क्या क्या आता है, पुष्प आता है, फल आता है, तना आता है, कलिका आती है, नोट्स, इंटरनोट्स सारे आते हैं। तो एक ये बन सकता है क्वेश्चन। और एक मूल तंत्र है। ठीक है, मूल तंत्र में द्वितीयक मूल होती है, प्राथमिक मूल होती है। मतलब कि ये प्राथमिक मूल एक मूल होती है जो तने के आधार से निकले, उसके बाद ये द्वितीयक तृतीयक मूल निकलती है, पार्श्वीय रूप में मूल निकलती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मूल तंत्र के बारे में। अधिकांश द्विबीजपत्री पातों मूलांकुर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है। ठीक है, तो प्राथमिक मूल, एक क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक मूल कहाँ से बन रही है, मूलांकुर से प्राथमिक मूल बन रही है। ठीक है, जो मिट्टी में उगती है,
इसमें पार्श्वीय मूल होती है जिन्हें द्वितीयक तृतीयक कहते हैं। सीधी बात है कि यहाँ पर जो प्राथमिक मूल किससे बनेगी, मूलांकुर से बनेगी। ये क्वेश्चन है जो याद रखने के लायक होते हैं, ठीक है। यानी प्राथमिक मूल किससे बनेगी, मूलांकुर से बनेगी। उसके बाद द्वितीयक तृतीयक मूल प्राथमिक मूल से बनेगी, ठीक है। प्राथमिक मूल और इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती है। यानी मूसला मूल तंत्र के अंदर क्या कहा जाएगा, तो देख मूलांकुर से क्या बनेगी, प्राथमिक मूल, है ना। और बाकी जो सेकेंडरी और टर्सरी मूल हैं वो किससे बनेगी, प्राथमिक से बनेगी। अब प्राथमिक मूल और सेकेंडरी टर्सरी मूल मिलके क्या बना है, मूल तंत्र बनानी। ये क्या बनेगा, मूसला मूल तंत्र, ठीक है, मूल तंत्र बनाएगा, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होने का है ना, ये सारी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या है कि इसका उदाहरण क्या, सरसों का पौधा हो गया। किसका, मूसला मूल का उदाहरण सरसों का पौधा हो गया। यानी ये द्विबीजपत्री की बात चल रही थी। अब एक बीजपत्री पौधा में प्राथमिक मूल कैसी रहती है, अल्पायु होती है। जो मूलांकुर से निकलने वाली मूल क्या, वो अल्पायु वाली थे। इसके स्थान पर अनेक मूल निकलती हैं जो तने के आधार से निकलती हैं और जिसको जकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। यानी ये जो गोला कर रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं और आते रहेंगे, ठीक है। अनेक मूल और तने के आधार से जकड़ा मूल तंत्र, यानी इनमें डिफरेंस करने वाला क्या होती है कि अपन कैसे पहचानें। इसमें लिखा है कि एक ऐसी मूल जो अल्पायु होती है और उसको नष्ट होने के बाद बहुत सारी मूलें तने के आधार से निकलती है। तो हमें वो लगा लेना है कि एक बीजपत्री है, और एक बीजपत्री का इसमें क्या उदाहरण दे रखा है, लेकिन ये एक बीजपत्री मूलें होती है जो तने के आधार से निकलती हैं। और सीधा लिखा हुआ है कि मूलांकुर के लंबे होने से निकलती है। तो प्राथमिक मूल है, प्राथमिक मूल निकलेगी किससे, एक बीजपत्री में भी मूलांकुर से ही निकलेगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि एक जो निकलती है वो अल्पायु होती है, इसलिए वो तुरंत नष्ट हो जाती है। उसके बाद जकड़ा मूल तंत्र बनता है इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ पौधों में घास और बरगद मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलेगी। यानी घास और बरगद में इनको अपस्थानिक मूल कहते हैं। यानी ये है कि देख, एक तो तने के आधार से मूल निकलेगी, ठीक है, मूलांकुर से निकलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या, मूल अंकुर की बजाय, ठीक है, मूलांकुर की बजाय घास निकल रही है पौधे के अन्य भागों से, उसको बोला अपस्थानिक बोला जाता है, ठीक है। यानी एक तो क्या है, एक मूसला मूल तंत्र दे रखा है, ठीक है। तंतुक मूल का मतलब होता है जकड़ा मूल तंत्र, और अपस्थानिक मूल दे रखी है, ठीक है। तो मूसला तंतुक या अपस्थानिक मूल तंत्र दे रखा है इसमें, ठीक है। अब मूल तंत्र का प्रमुख कारण मिट्टी में पानी, खनिज, लवण का अवशोषण, पौधों को मिट्टी में जकड़ कर रखना, पौधे पदार्थों को संचय करना और पाचन नियामकों का संश्लेषण करना है। यानी ये क्या, मूल के कार्य हो गए। तो ये भी एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, कभी कभी जैसे फॉलोइंग द चॉइस में से आ जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मूल के क्षेत्र क्या होते हैं, मूल का शीर्ष अंगुली जैसा मूल गोप से ढका होता है और ये कोमल शीर्ष भाग की रक्षा करता है। मूल मिट्टी में अपना रास्ता बना रही होती है। मूलकोप से कुछ मिलीमीटर, यानी कुछ मिलीमीटर ऊपर मेरिस्टेम सक्रियता क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बहुत छोटी पतली वित्ती होती हैं। यानी ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो मेरिस्टेम क्षेत्र होता है उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, पतली वित्ती वाली होती हैं। और सघन प्रोटोप्लास्ट होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, सघन होता है। यानी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है, किसकी, जो मेरिस्टेम जो की मूल की सक्रियता को बढ़ाने वाली कोशिका मेरिस्टेम कोशिकाओं का है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। उन्हें बार बार व्याज होता है। इस चित्र में समीपस्थ स्थित कोशिका शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती है और मूल की लंबाई में बढ़ाती है, उसको दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। और दीर्घीकरण क्षेत्र में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि समीपस्थ होती हैं और शीघ्रता से लंबाई में वृद्धि करती हैं, वो वाली कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में भेदता और परिपक्वता आती है। यानी दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में क्या आती है, भेदता और परिपक्वता आती है। और दीर्घीकरण के बाद के समीपस्थ क्षेत्र को परिपक्व क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में पतली कोमल धागे की तरह संरचनाएं होती है। ये यानी ये क्वेश्चन भी आता है, यानी किस क्षेत्र में, परिपक्व क्षेत्र में का पतली कोमल धागे की तरह की संरचना होती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम का कार्य भी आता है कि ये पानी और खनिज लवणों को अवशोषण करने का कार्य करती हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, सब समझ में आएगा। यानी हम यहाँ पे क्या है, मूल गोप, ठीक है। क्या सबसे ऊपर क्या है, मूल गोप है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, मूल गोप। यानी जो जमीन में घुसेगा,
यानी चलता जाएगा। और मूलगोप है, मूलगोप के पास वाली क्या है, मेरिस्टेम सक्रियता क्षेत्र होता है। इसकी तीन व्यवस्थाएं की पतली होती हैं, छोटी होती हैं और पतली कोशिका वृत्ति होती है और सघन प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी ये तीन व्यवस्थाएं इसकी हैं। अब ये क्या है, मूलगोप का कार्य क्या है, मूलगोप का कार्य है कि मेरिस्टेम सक्रिय क्षेत्र वाली कोशिकाओं की रक्षा करना होता है। और इसके पास में क्या है, दीर्घिकरण क्षेत्र, और दीर्घिकरण के ऊपर क्या, परिपक्व क्षेत्र, और परिपक्व क्षेत्र में क्या पाया जाता है, मूलरोग। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा डायग्राम पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा अच्छे से डायग्राम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, मूल के रूपांतरण। कुछ पादपों की मूल पानी, खनिज लवणों के अपशोषण, संवहन के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के लिए भी अपने आकार रूपांतरण कर लेती है, मतलब कि अन्य कार्य भी करती हैं इन कार्य के अलावा मूल, ठीक है। वे पौधों के वे भोजन संचय करने के लिए, सारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतर कर लें। तो यहाँ पे देखो एक और अन्य कार्य क्या है, भोजन का संचय करना, सहारा देना और श्वसन करना, ये अन्य कार्य है। गाजर और शलजम की मूसला मूल, यानी गाजर और शलजम कौन सी पाई, मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रह करने के लिए फूल जाती हैं। तो यहाँ पर देख दो मूलों की बात हो गई, ठीक है। एक तो कहा शकरकंद में कौन सी मूल है, अपस्थानिक, ठीक है। गाजर और शलजम में कौन सी मूल है, मूसला मूल। यानी ध्यान रखना कि एक गाजर और इसमें ये मूसला मूल है, ठीक है, इसमें मूसला मूल है, और जबकि शकरकंद है अपस्थानिक मूल है। जो किस कार्य है तो याद हो जाएगा, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा कि गाजर और शलजम मोटी होती है, मोटी से मतलब इसके भोजन का संग्रह करेगा, ठीक है, ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसमें बरगद से लटकती हुई संरचना होती है जो प्रॉप रूट कहते हैं। प्रॉप रूट क्या, बरगद पेड़ देखा हुआ ये है ना, जिसमें क्या होगी कि लटकती हुई मूलें पाई जाती हैं, उनको मूल होती हैं, वो तने से निकलती हैं लेकिन मूल होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो सहारा देती हैं, यानी प्रॉप रूट किस में पाई जाती है, बरगद में, ठीक है। प्रॉप रूट किस में पाई जाती है, बरगद में कौन सी पाई जाती है, प्रॉप रूट पाई जाती है ना। और इसी प्रकार मक्का और गन्ने के तने में भी सहारा देने वाली मूल तने तने की निचली गांठ से निकलती है, जिसको अविस्तंभ मूल कहते हैं। यानी यहाँ पे अविस्तंभ मूल किस में पाए जाते हैं, मक्का और गन्ने में कौन सी अविस्तंभ मूल पाई जाती हैं, जो तने में भी सहारा देने वाली मूलें निकलती है, तने की निचली गांठ से सहारा देने के लिए जो मूलें निकल रही हैं, ठीक है, वो है। कुछ पौधों में जैसे कि राइजोपोरा और जो कि दलदली क्षेत्रों में होते हैं, बहुत से मूलें भूमि से ऊपर वायु में निकलती हैं, जैसे हम श्वसन मूल कहते हैं, जो ऑक्सीजन का कार्य करती हैं। राइजोपोरा में क्या होता है कि ये क्या है, ये जमीन है, तो जमीन से क्या है, ऐसे ऊपर ऊपर होती हुई मूलें निकलेंगी। यानी ये इसमें डायग्राम भी दे रखा है, ये वाला मूल, ये वाला जो डायग्राम है वो किसका है, ये राइजोपोरा में जो अनूप क्षेत्रों में यानी दलदली क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं उनका है, ठीक है। एस्परेगस का दे रखा है, यानी संग्रहण करने के लिए ये सारी होती है, ठीक है। राइजोपोरा का ये है, ठीक है, ये यहाँ पर लिख रखा है गलत तरीके से, लेकिन राइजोपोरा का, ठीक है। अब आगे है तने के रूपांतरण। ऐसे कौन से अभिलक्षण है जो तने और मूल में भेद स्थापित कर सकते हैं, वो आप ढूंढिए। तना का ऊपरी भाग होता है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि ये सारी चीजें होती हैं जो आ भी सकता है कभी कभार, ठीक है। ये अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। एक तो ये है कि प्रांकुर से विकसित होगा, ठीक है, अंकुरित भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होगा, ठीक है। और तने पर गांठ और पोरियां होती हैं, यानी नोड, इंटरनोड होते हैं, ठीक है। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियां निकलती हैं उसको गांठ कहते हैं, यानी नोड कहते हैं। ये गांठें अतस्थ और कलिकाएं हो सकती हैं, मतलब कि जो गांठें, पत्तियां कहाँ से निकलती हैं, कक्षीय कली हो सकती है, इसके निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। तना श्वसन अवस्था में हो सकता है, शेष अवयन छोटी अवस्था में भूरा प्राय हरा होता है, ठीक है। और काष्ठीय हो जाता है भूरा, ठीक है। बाद में जो काष्ठीय होएगा तो गहरा भूरा हो जाता है, और जबकि शेष यानी जब छोटा होता है वो प्राय हरा होता है, ठीक है। अब आगे तने का प्रमुख कार्य क्या है, तने के कार्य क्या है, शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल, फल आदि को संभाले रखना, पानी, खनिज और प्रकाश संश्लेषण पदार्थों को संवहन करना, और कुछ तने भोजन संग्रहण करने, सारा और पशुओं से सुरक्षा देने और कायिक परिवर्तन करने के लिए इसके रूपांतरण होते हैं। और रूपांतरण क्या है, तने की रूपांतरण प्रयत्न। तना सदैव आशा के अनुसार प्रारूपी नहीं होते, मतलब कि यहाँ पे क्या है, प्रारूप मतलब कि आशा के अनुसार सीधे नहीं होते इसका, क्योंकि रूपांतरण हो रहे हैं, वे
विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, जैसे आलू, अदरक, हल्दी, जमीनकंद। अरबी के भूमिगत तने भोजन को संचय करने के लिए होते हैं। यानी यहाँ पर क्या क्या दे रखा है कि आलू दे रखा है, अदरक, हल्दी, जमीनकंद, अरबी, जो क्या करता है भोजन का संचय करते हैं। ठीक है, वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में समय समय ये चिरकालिक अंग की तरह भी कार्य करते हैं। यहाँ पे एक दो लाइनें अच्छी खासी मिल गई हैं आपको। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल मेरे का है, ये क्या है, भोजन संचय करते हैं। ठीक है, प्राय लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो ये एक चिरकालिक अंग यानी निश्चित रूप से पड़े रहेंगे और तने की रक्षा करेंगे। ठीक है, तने के प्रतान को प्राय कक्षीय कली से निकलते हैं और पतले और कुंडली होती हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये यानी पौधे के प्रतान प्रतान कहाँ से निकल रहे हैं, एक तो कक्षीय कली से निकल रहे हैं। ठीक है, पतले और कुंडली होते हैं। ठीक है, और पौधे को चढ़ने में सहायता करते हैं, जो कि उसमें कद्दू की वर्ग जैसे घिया, कीरा, तरबूज आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, और अंगूर लता की तने की कक्षीय कली काष्ठीय, सीधे और नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि अंगूर लता इन्हें अलग अलग यहाँ पर सीधा एक साथ लिखा है, तो ये अलग अलग करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, कांटे बहुत से पौधे में होते हैं, जैसे कि सिट्रस में होते हैं और बोगनविलिया में भी होते हैं। ठीक है, कांटे किसके अंदर, सिट्रस और बोगनविलिया में होते हैं, और ये पौधे को रक्षा करने के कार्य करते हैं। ठीक है, और सुख तो यहाँ पे अंगूर लता के बारे में ये लिखा। ठीक है, कांटे रूपांतरित हो जाते हैं किसमें, नुकीले में, है ना। और कांटे बहुत से पौधे में होते हैं, सिट्रस, बोगनविलिया में होते हैं, है ना। और सूक्ष्म पौधों क्षेत्रों यानी सूक्ष्म क्षेत्रों के पौधे चपटे तने, ओपेंसी और कैक्टस और गुदेदार सिलेंडरिका यूपोर्बिया की संरचना में रूपांतरित हो जाता है। और इनके तनों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये याद रखने वाली चीज है कि जो कि है कि किस किस के अंदर क्लोरोफिल होता है, कि यहाँ पे बता रखा है कि क्लोरोफिल तने में क्लोरोफिल वैसे होता है। वो कौन कौन है, देखो तो ओपेंसिया, कैक्टस और यूपोर्बिया। यूपोर्बिया गुदेदार सिलेंडरिका पाया जाता है तना, और चपटा किसमें होता है, ओपेंसिया और कैक्टस में कैसे पाया जाता है, चपटा तना पाया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो याद रखने लायक होते हैं। ठीक है, और ये आते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ पौधों को भूमिगत तने जैसे घास और स्ट्रॉबेरी, घास और स्ट्रॉबेरी क्या होता है कि ये नई कर्म स्थिति में फैल जाते हैं तथा पुराने पौधे मर जाते हैं, तब ये पौधे बनते हैं। तो इनमें ये क्या होता है कि जो घास होती है वो क्या है कि जमीन पर फैली रहती है। ठीक है, तो पुरानी मरती है तो नई उग जाती है, तो पूरे तना जमीन को घेर के रखते हैं, उसको बोला जाता है सीधी निश्चित स्थिति कर्म भूमि पर फैल जाते हैं, इसलिए इसने बोला है। ठीक है, पुदीना और चमेली जैसे पौधों के प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है, कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर जमीन को छू जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर पुदीना और चमेली की बात हुई है कि एक जमीन से शाखा निकलेगी, जब ऊपर वृद्धि करेगी फिर जमीन में घुस जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की शाखा निकलती है पुदीना और चमेली के अंदर। पिस्टिया और कैरेसिया जैसे कलिए पातों में एक पार्श्वीय शाखा निकलती है, जिससे पोरियां छोटी होती हैं, जिसके प्रत्येक गांठ पर पत्तियों का झुंड और फूल का गुच्छा होता है। ठीक है, पत्तियों का झुंड और फूल का गुच्छा होता है किसके, पिस्टिया और कैसिया। और गुलदाउदी में क्या होता है, गुलदाउदी पार्श्वीय आधार से निकलती है और भूमिगत तने से निकलती है और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती है। ठीक है, यहाँ पर ये है कि देख, ये लाइन तो यहाँ पर खत्म हो गई। यानी पिस्टिया ओपेंसिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर तो ये होगी प्रत्येक गांठ और पत्तियों का झुंड और फूल का गुच्छा होता है, ये लाइन हुई। ठीक है, पिस्टिया और ओपेंसिया। और क्राइसेंथियम और जो गुलदाउदी है ना, उसके लिए ये है कि इसका जो तनाना आधार और भूमिगत तने से निकलते हैं, जो मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है इसका तना। ठीक है, तो क्राइसेंथियम गुलदाउदी के लिए ये हो गया। इसके बाद बाहर निकल जाती है और पत्तियां युक्त प्रारूप बनाती है। ठीक है, अगर ये वीडियो आगे का भाग अपन आगे वाले वीडियो में करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। मैं इस चैनल पर लगातार एमसीक्यू डालता हूँ और इस एनसीईआरटी को पूरा डिटेल स्टडी से सही तरीके से समझा दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।